हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉट ऑफ ODI। छुटका सा चैप्टर जो 5 नंबर का बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो भाई छोटा सा वीडियो है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। जल्दी से इस वीडियो को खत्म करो, 1 घंटा भी नहीं लगेगा और 5 नंबर तुम्हारे जेब में। गॉट इट एवरीवन। सर क्या कराने वाले हैं आप? बेटा वही कराऊंगा जो इसके पहले भी कराया था मैंने। यानी कि बेटा मैं आपको कराने वाला हूँ सबसे पहले तो ODI OPI फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, ये तीनों के बारे में बताऊंगा। और यही तीनों सबसे ज्यादा डेफिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं कि ये तीनों का मीनिंग बताओ, मार्क्स लेकर जाओ। ठीक है। फिर अलग अलग सेक्टर में कैसे ODI होगा वो बताने वाला हूँ। फिर मिसलेनियस टॉपिक कुछ छोटे मोटे हैं कि ODI यहाँ पे अलाउड नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब बताऊंगा। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बैंक से वो भी कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे मिलने वाला है बेटा आपको सब कुछ, यानी कि इस वीडियो को देख लो, टॉपिक भी सारे हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे, तो एकदम झकास फील होगा। गॉट इट एवरीवन। नोट्स 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 सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स, सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? तो नोट्स के लिए बेटा आपको इस जगह पे जाना है, इस बैच में एनरोल करना है और आपको वन शॉट के सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप से कर लीजिए यहाँ इस बैच को एनरोल। अगर आप वेबसाइट से कर रहे हैं तो pw.live में जाइए और कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है बेटा आपके लिए, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जाओ, एनरोल करो और अपने वन शॉट के नोट्स यहाँ से ले लो। गॉट इट एवरीवन। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होता है इसका मतलब क्या है। व्हाट इज दिस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट? तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा वर्ड है बेटा। अब इस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है एक तो फाइनेंशियल कमिटमेंट और दूसरा आता है बेटा OPI। फाइनेंशियल कमिटमेंट और OPI। अगर बेटा मैं बात करूं फाइनेंशियल कमिटमेंट की, तो फिर ये डेफिनेशन भी यहाँ पे छोटा डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं बेटा? तो 3 वर्ड्स आ जाते हैं। एक आ जाता है ODI, दूसरा आ जाता है डेट और तीसरा आ जाता है बेटा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। क्या आ जाता है? ODI, डेट और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी यानी हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं सीधा, लेकिन हाँ बिना पैसों के भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये जो वर्ड है बेटा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, आइए अब इसका मतलब समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट और OPI। OPI के बारे में तो हम बाद में समझेंगे, पर फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आता है ODI, डेट और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये काफी गहरा टॉपिक है, मतलब डीप का टॉपिक है। आप इसको अटेंशन से सुनेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स तो आपके दिमाग में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो व्हाट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो पहले ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, फिर एक एक करके सबका मतलब मैं बताऊंगा। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PRI, इन फॉरेन एंटिटी, इन फॉरेन एंटिटी। अब यहाँ पे दो नए नए वर्ड आ गए। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो हम लोग को पता है बेटा, लेकिन यहाँ पे PRI शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो PRI है ना, ये वही है बेटा जो हमारा सेक्शन नंबर 2V ऑफ फेमा के अंदर लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 2V ऑफ फेमा के अंदर जो PRI का डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो होते हुए आता है। तो 182 डेज से जो ज्यादा रहेगा उसको अपन यहाँ पे PRI बना देंगे। यहाँ पे बेटा टैक्स वाला कंसेप्ट बिल्कुल मत लगाना, यहाँ पे हमारा फेमा वाला कंसेप्ट लगता है। नाउ व्हाट इज फॉरेन एंटिटी? अब ये फॉरेन एंटिटी का मतलब क्या है, चलो ये समझ लेते हैं हम लोग। तो लिखिए बेटा मीनिंग ऑफ फॉरेन एंटिटी। मीनिंग ऑफ फॉरेन एंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग जब फॉरेन एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फॉरेन एंटिटी होता क्या है? तो हमारे बुक में स्टडी मटेरियल में बेटा पहले ही पेज में ना मीनिंग ऑफ फॉरेन एंटिटी आपको दिया हुआ है, जहां पे ये बोला है इट मीन्स एन एंटिटी फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड formed, registered, incorporated outside India, incorporated outside India, including including an entity including an entity
इन आईएफएससी, आईएफएससी का मतलब आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको सीएमएसएल के अंदर दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अपन इसको कहते हैं। तो अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर भी अगर है ना, तो भी अपन उसको फॉरेन एंटिटी मानते हैं। वो होता बेटा, वो है बेटा ये आईएफएससी कहाँ पे, हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में है। लेकिन उसको अपन इंडिया में मानते नहीं है वो हमारे इंडिया के गुजरात के गांधीनगर में, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर यहाँ पे भी कोई एंटिटी, उसको भी अपन क्या मानेंगे बेटा? फॉरेन एंटिटी। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कोई इंडिया का आदमी है, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है। अब वो इंडिया का आदमी है बेटा, इंडिया में ही रहता है। अब वो अगर मान लो दुबई की किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम उसे क्या कह देंगे बेटा? हम उसे कह देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कह देंगे बेटा उसको अपन? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। क्या कह देंगे? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। दुबई की कंपनी, यानी ये कहाँ पे फॉर्म हुई होगी बेटा? दुबई में फॉर्म हुई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, फॉर्म्ड इन दुबई। ठीक है, तो अगर कोई दुबई की कंपनी में शाहरुख खान, जो कि हमारे इंडिया का आदमी, हमारा पीआरआई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वो अगर पैसे लगा रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट आ गए बेटा, पहला फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा ओपीआई। अब क्या समझे अपन बेटा? एक तो फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा ओपीआई। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कमिटमेंट शब्द का मतलब क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब तीन बातें बताई, वही है बेटा फाइनेंशियल कमिटमेंट का मीनिंग। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। मीन्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय, कौन कर रहा होगा बेटा इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ ओडीआई। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है बेटा? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला डेट, और तीसरा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। और आप ये सारा कहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हो, डेट हो, ये आप कहाँ पे कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं फॉरेन एंटिटी के अंदर। किसके अंदर बेटा? फॉरेन एंटिटी के अंदर। गॉट इट? टू ऑल फॉरेन एंटिटीज, टू ऑल फॉरेन एंटिटीज। क्लियर है? तो अभी अगर इन तीनों का मतलब अगर हमको समझ में आ गया, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है? ओडीआई प्लस डेट प्लस नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, ये तीनों को मिला दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो अगर मैं इन तीनों का मतलब अगर मैं समझ लूँ, तो अपने आप मेरे को फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल गारंटी। मेरे पास शिवानी मैम आई और बोली कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला कि मैम मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, लेकिन मेरा मार्केट में नाम बहुत अच्छा है। आप अगर बैंक में जाओगे और मेरा नाम लोगे ना, तो बैंक वाला खुद आपको लोन दे देगा। तो मैंने मैम को फंड नहीं दिया, मैंने मैम को दिया नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, यानी पैसा सीधा नहीं दिया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दी? हेल्प कर दी। जैसे हमारी शिवानी मैम बहुत अमीर है भाई, उनको ऐसे लोन वोन की जरूरत नहीं है, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा टर्म विच इज ओडीआई, क्योंकि अगर ओडीआई समझ में आ गया, तो आधी कहानी यहीं पे क्लियर हो गई। क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम ही है ओडीआई, तो ओडीआई सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ओडीआई का मतलब ना तीन तरीके से, ये तीन तरीके से होता है। सबसे पहला, एक्विजिशन ऑफ एनी, एक्विजिशन ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल, ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल, और सब्सक्रिप्शन ऑफ एमओए। इक्विटी कैपिटल, इसको मैं जरा मिटा ही देता हूँ। अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू एमओए, सब्सक्रिप्शन टू एमओए। तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में जा रहे हो ना, तो अनलिस्टेड कंपनी का तो बेटा अगर आपने एक भी शेयर खरीद लिया ना, एनी एनी शेयर कैपिटल बोल रहा है, यानी अगर आपने उस कंपनी का एक शेयर भी खरीद लिया, तो ओडीआई हो गया। या तो दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर, इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर, पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड एंटिटी।
या तो बेटा आप लिस्टेड एंटिटी में जाओ और लिस्टेड एंटिटी का कम से कम 10% आप यहाँ पे खरीद लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन है तो अमेजोन बेटा लिस्टेड है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक वगैरह ये सब जगह पे लिस्टेड है। ठीक है। तो मान लो अगर मैं गया और जाकर अमेजोन के अगर मैं 12% शेयर्स यहाँ पे खरीद लेता हूँ, तो यानी मैंने क्या कर दिया है बेटा, ओडीआई कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है बेटा, ओडीआई, क्योंकि मैंने 10% से ज्यादा एक लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे। लिस्टेड कंपनी क्या होता है, आई होप आपको मालूम है बेटा। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहां पे कोई कंपनी अगर दिख रही है तो वो सारी लिस्टेड कंपनी है। तो इसको अपन क्या कह देंगे, ओडीआई। तीसरा जो बात इन्होंने बोला ना, वो बड़ा खतरनाक बात बोला। इन्होंने बोला कि अगर 10% या 10% से ज्यादा है फिर तो ओडीआई है, लेकिन 10% से कम में भी ओडीआई हो सकता है अगर आपके पास कंट्रोल आ जाए तो। लिखिए, इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं साथ में कंट्रोल ले ले रहा हूं, कंट्रोल ले ले रहा हूं। वेयर इन लेस देन 10%, इन लेस देन 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड एंटिटी। यानी अगेन बेटा लिस्टेड एंटिटी के दो पॉइंट यहां पे सामने आ जा रहे हैं और वो दोनों पॉइंट बड़े खतरनाक पॉइंट बन जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं अनलिस्टेड हूं, अगर मान लीजिए ये मैं डीजी सर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगर बेटा मैं अनलिस्टेड में कर रहा हूं फिर तो कोई चिंता परेशानी दुख दर्द पीड़ा कुछ है ही नहीं। अनलिस्टेड का मैं 1% करूं, 5% करूं, 20% करूं, कुछ भी करूं, तीनों ही केस में इसको ओडीआई माना जाएगा। यानी कि आप अनलिस्टेड कंपनी में कुछ भी खरीदो ओडीआई है। अब जरा लिस्टेड में आ जाते हैं। लिस्टेड के अंदर क्या बोल रहा है बेटा कि अगर आप 10% से ज्यादा खरीद रहे हो या एग्जैक्ट 10% खरीद रहे हो फिर तो ओडीआई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 10% से कम खरीद रहे हो और आपके पास कंट्रोल आ जाता है, 10% से कम खरीदने पे भी कंट्रोल आ जाता है, तो भी हम उसे क्या कह देंगे, ओडीआई। तो भी हम उसे क्या कह देंगे प्यारे प्यारे बच्चों, ओडीआई। चलिए अब यहां समझते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है। क्योंकि कंट्रोल भी आएगा और 10% से कम होगा तो भी ओडीआई हो जाएगा। तो अब अपन समझेंगे बेटा मीनिंग ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के यहाँ पे तीन मीनिंग है, आपको तीनों बता देता हूं मैं। मीनिंग ऑफ कंट्रोल, सबसे पहला मतलब है अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। थोड़े बहुत नहीं बेटा, मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास है भैया कंट्रोल, क्योंकि भैया वही तो सबसे ज्यादा पूरे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे, वही पॉलिसीज बनाएंगे। दूसरा, कंट्रोल द मैनेजमेंट या कंट्रोल द पॉलिसीज। कंट्रोल द मैनेजमेंट या तो मतलब डे टू डे आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से सारे लोग काम करते हैं, या तो कंट्रोल द पॉलिसीज। कंट्रोल द पॉलिसीज, इनमें से अगर आप कुछ कर रहे हैं बेटा तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कंट्रोल है। अब जैसे रतन टाटा ना बहुत समय से बेटा अगर आप देखो ना तो कंपनी में थे नहीं, लेकिन रतन टाटा जो बोलते थे कंपनी में वही होता था। तो यानी रतन टाटा के पास उस कंपनी का क्या था बेटा, कंट्रोल था। ठीक है। वो डायरेक्टर में भी नहीं बैठते थे, कुछ और भी नहीं करते, उन्होंने किसी और को, साइरस मिस्त्री को बना दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो जो बोलेंगे वही होगा वाली पॉलिसी वहां पे चलती थी। तो यानी कि रतन टाटा के पास क्या था बेटा, टाटा का कहीं ना कहीं कंट्रोल था। क्या था बेटा, टाटा का कहीं ना कहीं कंट्रोल था। क्या ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। तो यहां पे हमने क्या समझा, ओडीआई का मतलब। अब डेट का मतलब क्या है वो अपने को समझना पड़ेगा। फिर डेट का मतलब भी, हाँ बेटा बहुत खतरनाक है इंस्टीट्यूट, डेट का मीनिंग भी पूछ सकती है। मैंने आपको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट बना के रखी है, वो लिस्ट आप रेडी करके रखिए। सबसे पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो दो दो बॉन्ड हो गए डेट के अंदर। एक तो जो गवर्नमेंट इशू करेगी तो उसको अपन गवर्नमेंट बॉन्ड बोलेंगे, अगर कॉर्पोरेट इशू करेगी यानी कंपनी से इशू करेगी तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलेंगे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांचेस, सिक्योरिटाइजेशन आप लोग जो एसबीआई के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, वही वाले सिक्योरिटाइजेशन के ट्रांचेस। चौथा, बोरोइंग बाय फर्म थ्रू लोन, बोरोइंग बाय फर्म थ्रू लोन। किसी भी प्रकार के लोन को भी अपन क्या मानेंगे बेटा, डेट ही मानेंगे। क्लियर है। लास्ट, डिपॉजिटरी रिसीट्स whose underlying securities are debt, whose underlying securities are debt, whose underlying securities are debt।
क्या मतलब हुआ बेटा इसका कि ये डिपॉजिटरी रिसीट जो है ना, ये इक्विटी के बेस पे नहीं है। ये वाले जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये डेट के बेस पे बने हुए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ओडीआई हमने समझ लिया, डेट हमने समझ लिया, फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑटोमेटिकली यानी समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा? ओपीआई। तो आप समझो, पहले वाले चार्ट में आ जाओ। फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर तीनों आता है, ये हमने पढ़ा। ओडीआई के अंदर तीन चीजें आती है, क्या क्या बेटा? अनलिस्टेड कंपनी का कोई भी शेयर खरीदो, लिस्टेड का 10% से ज्यादा, या अगर 10% से कम है तो साथ में कंट्रोल आ जाए। फिर डेट का मतलब हमने समझ लिया बेटा, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिक्योरिटाइजेशन के ट्रांचेस, या अगर डिपॉजिटरी रिसीट है जिसका बेस में अगर डेट है तो वो सारा डेट फंड अपन मान लेंगे। ठीक है। इसके बाद नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी का मैंने आपको मीनिंग ओरली बता दिया, लिखा हुआ नहीं है, कि भैया किसी भी प्रकार की जो गारंटी होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, किसी भी प्रकार की हेल्प आप कर रहे हैं अगर। अब बचता है हमारा ओपीआई। ओपीआई अगर हमने पढ़ लिया तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट खत्म, यानी कि हमारा ये जो मेन फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब ओपीआई का मीनिंग अपन लिखेंगे। तो ओपीआई के अंदर ना आप इस तरीके से समझे कि दो बातें हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो ओपीआई इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो सबसे पहली बात ना, एक बात बता दूं मैं आपको, ओपीआई के अंदर इंक्लूड की लिस्ट बहुत कम है, इंक्लूड की लिस्ट बहुत छोटी है, एक्सक्लूड की लिस्ट बहुत बड़ी है। बोल रहा है सबसे पहली बात तो जो भी ओडीआई नहीं है वो अपने आप ओपीआई बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने 10% से कम, अगर मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? ओपीआई। समझिए ना बात को। मैंने एक लिस्टेड कंपनी में, आप समझिए बात को मेरी, मैंने एक लिस्टेड कंपनी में 10% से कम मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट किया मतलब मेरे पास पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा 10% से कम है। और बेटा साथ ही साथ ना मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि अगर कंट्रोल होता तो मैं ओडीआई बन जाता। तो मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है। तो एक तो भैया 10% से कम का मेरे पास पेड अप कैपिटल है और कंट्रोल भी नहीं है, तब जाके मैं ओपीआई बनूंगा। ये बात हो गई क्लियर आप लोग को? अब ओपीआई के अंदर और इन्होंने क्या बोला है? अम, ठीक है। क्या क्या नहीं आएगा? कोई भी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ओडीआई के अंदर आता है। अगर आईएफएससी, एनी सिक्योरिटी विच इज issued by PRI, issued by PRI, who is not in IFSC, who is not in IFSC, यानी अगर आप आईएफएससी में करेंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा? आपका ओपीआई। लेकिन अगर आप आईएफएससी में नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ओडीआई कहलाएगा, ओपीआई नहीं कहलाएगा। अगला, एनी डेरिवेटिव, एनी डेरिवेटिव्स, ब्रैकेट में लेकिन लिखा है अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई, अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई ने अगर कहीं परमिट कर दिया कि हाँ आप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव समझते हो ना, सीएमएसएल के अंदर आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, अगर वो सारी बातें हैं, अगर वो सब में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो चलेगा, लेकिन आरबीआई ने अगर परमिट किया होगा तभी, वरना आम तौर पे बेटा किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव ओपीआई नहीं कहलाएगा। आरबीआई कह देगा तो कहलाएगा ओपीआई, लेकिन अगर आरबीआई ने नहीं कहा है तो वो ओपीआई नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? एनी कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज जैसे आप लोगों को पता होगा, गोल्ड, सिल्वर, उसमें भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो उसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो भी ओपीआई नहीं कहलाएगा, वो भी ओपीआई नहीं कहलाएगा। अगर आप डेरिवेटिव फ्यूचर फॉरवर्ड कर रहे हो वो भी ओपीआई नहीं है, सोना चांदी खरीद रहे हो वो भी ओपीआई नहीं है। पर डेरिवेटिव में अगर आरबीआई ने कह दिया कि ये वाले डेरिवेटिव को आप कर सकते हो तो फिर उसे ओपीआई कहेंगे आमतौर पर। लेकिन क्या बोला है कि अपन उसे नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं बेटा हमारे ब्यूटीफुल से नोट्स पे। ये हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। तो ओडीआई के अंदर क्या क्या आता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ओपीआई के अंदर क्या क्या नहीं आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। इंडियन एंटिटी क्या होता है बेटा? जो भी एंटिटी कंपनी फैक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, एलएलपी हो या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, उसे अपन इंडियन एंटिटी यहाँ पे मानेंगे। इंडियन एंटिटी बाहर के देश में जब पैसा लगाएगी, बाहर के फॉरेन एंटिटी में पैसा लगाएगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ओपीआई। तो इंडियन एंटिटी क्या कर रही है बेटा? पैसे लगा रही है फॉरेन एंटिटी में, तो सी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओपीआई या ओडीआई, यानी कुल मिला के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब कहाँ कहाँ पे आप बेटा ओडीआई कर ही नहीं सकते? रेस्ट्रिक्शन ऑन ओडीआई। तो कहाँ कहाँ नहीं कर सकते बेटा? अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में हो, नहीं कर सकते। रियल एस्टेट सेक्टर में आप ओडीआई मत करिए। लेकिन अगर आप टाउनशिप, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइस बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आप बना रहे हो तो चल जाएगा। ठीक है, ये सारा चल जाएगा, यानी ये सारी अलाउड वाली लिस्ट है। लेकिन नॉर्मली रियल एस्टेट सेक्टर में आप पैसा नहीं लगा सकते। अगर गैम्बलिंग एक्टिविटी है तो वहां पे आप पैसा नहीं लगा सकते। अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि इंडियन रुपीज से लिंक्ड है,
तो विदाउट आरबीआई अप्रूवल आप नहीं कर सकते, विदाउट आरबीआई अप्रूवल आप नहीं कर सकते। तो क्या क्या अलाउड नहीं है, वहां वहां मैंने क्रॉस किया है। रियल एस्टेट सेक्टर अलाउड नहीं है। भैया इंडिया में कितना रियल एस्टेट का जरूरत है, तुम यहाँ पैसा लगाओ ना, वहां काहे लगा रहे हो। दूसरा, गैम्बलिंग नॉट अलाउड। कोई इंडियन रुपीज से लिंक्ड वाला प्रोडक्ट है तो भैया तुम इंडिया में लगाओ ना, बाहर जाके काहे फॉरेन एंटिटी में लगा रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। कुछ एग्जम्पशन है लेकिन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, गवर्नमेंट कंपनी, इन लोग अगर चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। ओडीआई करने का तरीका क्या रहेगा बेटा, अगर किसी भी एंटिटी को या किसी भी इंसान को अगर करना है तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म एफसी। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा, फॉर्म एफसी। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स चिपकाने पड़ेंगे, और वो आपको देना पड़ेगा एडी बैंक को। जब आप इसे एडी बैंक को दे देंगे तो एडी बैंक इसे फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड कर देगा बेटा, आरबीआई को। तो आप समझो, आप एक फॉर्म भरोगे जिसका नाम क्या है, फॉर्म एफसी, एफसी यानी फाइनेंशियल कमिटमेंट। आप फॉर्म एफसी भरोगे, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स दोगे बैंक को, बैंक उसे फॉरवर्ड करेगा किसको, आरबीआई को। तो जैसे आप किसी क्लिनिक में जाते हो तो आपको टोकन नंबर मिलता है, वैसे यहाँ पे ओआईडी नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, और एक ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिलेगा। सर आपने बोला था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड डिटेल ट्रांजैक्शन का, क्यों आप यहाँ पे अप्रूवल लेने आए हो, और अगर एडी बैंक का ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि क्या इनको परमिशन देना चाहिए बाहर पैसे लगाने का या नहीं। ठीक है। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन भी बेटा होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक कंपनी हो, फर्म हो, जो भी हो, तो आपके यहाँ जो मेन मैनेजमेंट है उसका बेटा यहाँ पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बेटा कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, एसोसिएट कौन है, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल होना चाहिए। अप्रूवल एक तो आप लेंगे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से। आरबीआई से कब लेंगे आप, अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट 1 बिलियन से ज्यादा है। अगर $1 बिलियन से ज्यादा का अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो तो आरबीआई से अप्रूवल लोगे। और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी ऐसे कंट्री में अगर आप पैसा लगा रहे हो जिसको लिस्ट में डाला गया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। तो आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, बेहतरीन नोट्स हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छे नोट्स आपको लग रहे होंगे। यहाँ पे हर चीज़ बड़े ही सुंदर तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी ये आपको बेटा मैंने जिस तरीके से बताया स्टार्टिंग 5 मिनट्स में, वहाँ चले जाना, आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स अगर आपको मिल गए ना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट में आ जाते हैं। नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आप कर सकते हो। फेमा ने जो जो अकाउंट से करने बोला है वहां से आप कर सकते हो, जैसे रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, आरएफसी अकाउंट, वहां से आप कर सकते हो। सिक्योरिटी को आप स्वैप कर सकते हो, तेरा सिक्योरिटी मुझे दे दे, मेरा सिक्योरिटी मैं तेरे को दे दूंगा, इसको बोलते हैं स्वैप। या आपने जो एडीआर जीडीआर ईसीबी को इशू करके जो आपने पैसा कमाया होगा, इसको आपने इशू किया होगा, आपने जब इसको इशू किया होगा तो आपको क्या मिला होगा, पैसा। तो उस पैसे से भी आप भैया ओडीआई कर सकते हो। तो बैंक से कर सकते हो, फेमा ने जो चैनल बोला है जैसे आरएफसी अकाउंट वगैरह, उससे कर सकते हो। स्वैप ऑफ सिक्योरिटी यानी तेरा सिक्योरिटी मुझे, मेरा सिक्योरिटी तेरे को, यानी अदला बदली कर लो सिक्योरिटी का, या तो एडीआर जीडीआर ईसीबी से जो आपने इशू किया होगा उससे जो पैसा आया होगा वो आप यूज कर सकते हो। पेमेंट इन तरीकों से नहीं कर सकते। कैश नॉट अलाउड। अगर बेटा ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो उसके थ्रू रेमिटेंस आप करोगे, नॉट अलाउड। अगर मान लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एंटिटी कर रहे हो, नहीं अलाउड है। फॉरेन एंटिटी के बिहाफ में किसी और फॉरेन एंटिटी में करना, नॉट अलाउड। अगर आप नेपाल भूटान में करोगे तो भी नॉट अलाउड, तो भी नॉट अलाउड। ऑब्लिगेशन ऑफ पीआरआई, पीआरआई को क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। आपने बेटा परमिशन लिया था कि आप बाहर पैसा लगाना चाहते हो, तो आपने सच में पैसा लगा दिया, उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने 6 महीने में आपने नहीं दिया एविडेंस तो हम ये मान लेंगे कि आपने पैसा लगाया ही नहीं। ठीक है, एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये ना एडी जो है, ऑथराइज डीलर, एडी का मतलब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एडी का मतलब है ऑथराइज डीलर, ये बेसिकली बैंक होते हैं। ये ऑथराइज डीलर को ना ये सारा एविडेंस वगैरह जो है ना ये रिटेन करके रखना है, यानी अपने पास रखना है। फॉर्म एफसी भरना है, ऑब्वियस सी बात है। यूआईएन जनरेट करना है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अलॉटमेंट कर देंगे अपन, ये बात बोलिए। ठीक है। ओडीआई करने के तरीके क्या क्या हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन टू एमओए, ये मैंने आपको ऊपर भी लिखा है। बिडिंग करके, यानी जैसे हम शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं, तो अभी मार्केट में कितने का बिक रहा है उसके हिसाब से अपन खरीदते हैं, वैसे आप खरीद लो। राइट इशू से खरीद लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट यानी कि बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के थ्रू आप खरीद लो। स्वैप ऑफ सिक्योरिटी कर लो, या मर्जर अमलगमेशन के थ्रू भी आप ओडीआई कर सकते हो। क्या आप आईएफएससी में कर सकते हो, यस, आरबीआई से पूछना पड़ेगा पहले तो, आरबीआई अप्रूवल ले लो। ठीक है, 45 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा जब आप कर रहे हो। ठीक है। आईएफएससीए से अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे आईएफएससी में कर रहे हो। जो मतलब जैसे मैं, अगर आप,
मैं अगर, क्योंकि आईएफएससी में जो एंटिटी है, जैसे गुजरात का गांधीनगर है, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है। अब गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पे अगर मैं पैसा डालूंगा तो उसको तो इंडिया के अंदर मानते ही नहीं है, उसको इंडिया के अंदर हम मानते ही नहीं है, तो मैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आईएफएससी में कर रहा हूँ तो मेरे को आईएफएससी का क्या चाहिए बेटा, अप्रूवल चाहिए। आरबीआई 45 डेज के अंदर एप्लीकेशन चाहिए मुझे, जो भी पैसा मैं डालूंगा उसको ओपीआई माना जाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल भी यहाँ पे ओपीआई कर सकता है। डज नॉट, इफ सच एंटिटी डज नॉट हैव सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी सब्सिडरी इंडिया के बाहर नहीं है तो। क्या सर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्टिविटीज में किया जा सकता है? तो बोला है अगर आप खुद फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में हो तो आप फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कर सकते हो। तो कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में एंगेज्ड है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में कर सकता है। कम से कम 3 साल से बेटा वो लेकिन नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, आरबीआई से परमिशन होना चाहिए। जो दूसरा देश है, दूसरे देश का जो भी रेगुलेटर होगा उससे बेटा परमिशन होना चाहिए। और entity not engaged in financial service may make ODI except बैंक और इंश्योरेंस एंड नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर। अगर आप फाइनेंशियल सर्विस में नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, पर आप बैंक के इंश्योरेंस वाले नहीं होने चाहिए, और आपका नेट प्रॉफिट बेटा कम से कम 3 साल से होना चाहिए। क्या सर हम कितना भी मन उतना फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो बेटा। फाइनेंशियल कमिटमेंट आप नेटवर्थ का 400% तक ही कर सकते हो। अगर आपको 400% से ज्यादा का करना है तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा, या अगर आपको $1 बिलियन से ज्यादा का करना है तो भी आरबीआई अप्रूवल लगेगा। लेकिन अगर आप एक नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न कंपनी है तो फिर आपको किसी अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पे जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। नेटवर्थ मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, नेटवर्थ। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, नेटवर्थ। क्या आप ओडीआई किसी ट्रस्ट या सोसाइटी में कर सकते हैं? तो आप खुद बेटा ट्रस्ट इन सोसाइटी होने चाहिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मेरे को फाइनेंशियल सेक्टर में करना है तो मैं खुद फाइनेंशियल सेक्टर में होना चाहिए। अगर मैं ट्रस्ट सोसाइटी में करना चाहता हूँ तो मैं ट्रस्ट सोसाइटी में होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई से अप्रूवल वहां भी था, यहाँ भी है। वहां पे बेटा प्रॉफिट मांग रहा था 3 साल का, यहाँ पे एग्जिस्टेंस मांग रहा है 3 साल का। आप ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन मांग रहा था, यहाँ पे बेटा जो भी ट्रस्टी है या गवर्निंग बॉडी उसका अप्रूवल, गवर्नमेंट का अप्रूवल। अगर आपको कोई स्पेशल बेनिफिट्स मिला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लगेगा। अगर बेटा तभी लगेगा जब आपको कोई स्पेशल बेनिफिट्स मिला है, जैसे सरकार ने आपको ना फ्री में जमीन दे दी, कुछ दे दिया, तब आपको लगेगा। वहां पे बेटा आपका एओए चाहिए था, यहाँ पे ट्रस्ट डीड या एमओए का परमिशन यहाँ पे चाहिए। तो दोनों को लिंक करके पढ़ना। गॉट इट। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिपोर्टिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्टिंग। इसको कोई भी कराता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं आमतौर पे, तो इसको थोड़ा सा देख के जाना बस। ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट या रेमिटेंस दोनों में से जो भी अर्लियर होगा तब आपको बेटा रिपोर्ट करना है। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर, और ओपीआई कर रहे हो तो 60 दिन के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ हाफ ईयर। यानी हाफ ईयर कब खत्म होता है बेटा, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में। तो सितंबर से 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक बार बताना है, और मार्च से 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक बार बताना है। जो भी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहेगा बेटा वो सीए से आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, यानी सीए का सर्टिफिकेट लगेगा एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए, क्योंकि आप इंडिया का पैसा आप इंडिया के बाहर लगा रहे हो। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है या नहीं, सच में हमको रिटर्न मिल रहा है या नहीं, ये हम कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग। अब जरा क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके। जून 23 में क्वेश्चन आया बेटा, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, इंडियन एंटिटी क्या होता है? तो इंडियन एंटिटी अभी अभी मैंने आपको बताया, कोई कंपनी, कंपनी सेट वाली बॉडी, कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म। फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा ओडीआई, ओडीआई के साथ क्या आ जाएगा, डेट, डेट के साथ क्या आ जाएगा, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। यही बात यहाँ पे इन्होंने बोला है। अदर देन ओपीआई, यानी ओपीआई नहीं आता। आगे आ जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा जून 24 में कि ओडीआई और ओपीआई का मतलब क्या है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ना काफी टाइम लगा के समझाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। तो ओडीआई का मतलब बेटा अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी को खरीद रहे हैं, या आप एमओए को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या तो बेटा आप 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल लिस्टेड एंटिटी में लगा रहे हो, या 10% से कम लगा रहे हो पर साथ ही साथ आपको क्या आ जा रहा है, कंट्रोल अगर आपके पास आ जा रहा है। ओपीआई यानी जो भी ओडीआई नहीं है, जो भी आईएफएससी का नहीं है, वो सब आपका ओपीआई कहलाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन भी यहाँ पे आपके लिए जरूरी है। आगे आ जाते हैं।
प्रोसीजर क्या होगा बेटा, प्रोसीजर अभी तक आया नहीं है पर अपन को याद करके जाना है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म एफसी। फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है बेटा, दो तरीके मैंने आपको बताया अप्रूवल लेने की। गवर्नमेंट का, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश में लगा रहे हो पैसा, आरबीआई का अगर आप 1 बिलियन से ज्यादा लगा रहे हो, ठीक है। फिर एडी बैंक इसको फॉरवर्ड कर देगा, बैकग्राउंड रीजन फॉर ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडी बैंक आपको अप्रूव कर देगा, तो फिर आगे चल जाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। मोड ऑफ पेमेंट बेटा ओल्ड सिलेबस में एक बार क्वेश्चन आया है। मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से कर सकते हो, फेमा वाले अकाउंट से आप कर सकते हो, फैप और सिक्योरिटी से आप कर सकते हो, या एडीआर जीडीआर का जो प्रोसीड है उससे आप कर सकते हो। अगला ट्रस्ट या सोसाइटी में, अगेन ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 23 में आया था। ट्रस्ट या सोसाइटी में अगर आपको ओडीआई करना है बेटा, तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि क्या कर सकते हैं, यस एन इंडियन एंटिटी कर सकता है ओडीआई, लेकिन कुछ कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई यहाँ पे लेना है। देन आप खुद इंडियन ट्रस्ट या सोसाइटी होने चाहिए। आपका एग्जिस्टेंस, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस होना चाहिए 3 साल का। आपका जो भी मेन डॉक्यूमेंट है, यानी ट्रस्ट डीड हो सकता है, एमओए हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वो वहां पे अप्रूवल मिला हो। आपका जो भी मैनेजिंग कमेटी यानी ट्रस्टीज होंगे, शायद गवर्निंग बॉडी होंगे, उनका अप्रूवल होना चाहिए। और अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ स्पेशल लाइसेंस, परमिशन, कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पूछना पड़ेगा। जून 25 में सिमिलर क्वेश्चन आया, देखो अभी एक साल पिछले साल ही आया है, मतलब स्वर्ण चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 21 दिसंबर 2023 को बनी है। अब ये बेटा एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, एक ट्रस्ट है जो बनी कब है बेटा, 2023 में, दिसंबर 23 में बनी है, ठीक है। और ये बेटा अप्रूवल लेना चाहती है क्योंकि ये फॉरेन एंटिटी में पैसा लगाना चाहती है फेब्रवरी 25 में। भैया कम से कम 3 साल का एग्जिस्टेंस तो चाहिए, आप बने ही दिसंबर 23 में, अभी 3 साल आपको हुआ भी नहीं है। 3 साल के बाद जब बर्थडे केक कटेगा तब आप ओडीआई कर पाओगे, क्या अभी 3 साल हुए हैं क्या? तो पहले आप सारा कंडीशन लिखो, उसके बाद आप बताओ कि भैया 3 साल तो वही नहीं है। तो क्योंकि 3 साल नहीं हुआ है तो स्वर्ण ट्रस्ट को यहाँ पे नहीं मिलेगा अप्रूवल। क्लियर है? चलो, रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन बेटा ये भी अभी अभी आया है दिसंबर 23 में, और अभी रिसेंट केस में भी आया था। तो रियल एस्टेट एक्टिविटी, गैम्बलिंग में, और कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो लिंक्ड है इंडियन रुपी से, तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप भैया नहीं कर सकते। डन। तो यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट था उसका नोट्स मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। साथ ही साथ मेरे को लगता है मैंने सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करा दिए। दिसंबर 23 से लेकर आपको जून 25 तक का जितना क्वेश्चन था सारा करा दिया है। मैंने आपको मीनिंग सारे बता दिए, मैंने मोड आपको बता दिया, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू करना है, ट्रस्ट या सोसाइटी में आपको ओडीआई करना है, तो आप कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। और कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लगभग जितने टॉपिक है बेटा अगर आप स्टडी मैट उठाओगे तो सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में कवर्ड है विथ नोट्स। तो नोट्स मैंने जितना मेरे को लगा कि ये बच्चे को एकदम लिखना ही चाहिए तुरंत, वरना समझ नहीं आएगा, वो मैंने लिखा है। बाकी जो सिंपल पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है बोलने से भी समझ में आ जाएगा, वो मैंने बेटा अपने नोट से, हैंड रिटन नोट से मैंने आपको रीड आउट कराया है। तो अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा बेटा, या अगर आपको क्वेश्चन बैंक ये वाला चाहिए होगा, तो मैं आप दोनों अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों आपकी इस नोट्स के साथ अटैच रहेंगे। आपको कहाँ पे जाके देखना है मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। ये वाला जो बैच आपको दिख रहा है, इस बैच में चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी? इतने जल्दी बेटा ओडीआई के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको अगर समझ में सारा आ गया तो आपको अपने लिए भी प्राउड फील होना चाहिए, और आपको ये भी लगना चाहिए कि कम टाइम में 5 नंबर हमने सिक्योर कर दिया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार कह दीजिएगा, जो सारे बच्चे कहते हैं, दैट इज डीजी कर दे ईजी। गॉट इट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर किसी वन शॉट में, फिर करेंगे ऐसी मस्ती, फिर करेंगे धमाल, और खूब सारा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।